हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर स्वागत है। आज से हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। मूल रूप से इस अध्याय के पहले वीडियो में हम लोग दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी बात, क्रांति के प्रभाव से या यूं कहें क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में जो कई तरह की विचारधाराएं विकसित हुईं, वो क्या थीं, उनके क्या उद्देश्य थे, उनका आधार क्या था, इन सभी बातों को जानेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में लगभग पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप अब शिक्षित वर्ग के लोग समाज के बारे में सोचना शुरू कर चुके थे। इसी क्रम में इसी दरमियान तीन प्रकार की विचारधाराएं विकसित हुईं, जो थीं उदारवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा और रूढ़िवादी विचारधारा। आइए एक एक करके सभी विचारधाराओं के आधार, मूल उद्देश्यों को समझने का प्रयास करें। उदारवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों के अनुसार राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। अर्थात राष्ट्र को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना चाहिए। दूसरी बात, वंशानुगत शासन पद्धति सही है, लेकिन इसमें निरंकुशता का होना गलत हो जाएगा। अर्थात इसमें निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। शासन का संचालन एक समूह के द्वारा होना चाहिए। अगर मुखिया, अगर शासन के सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत सम्राट होते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इस समूह का निर्माण प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से जनता के द्वारा होना चाहिए। मत देने का अधिकार सभी वयस्कों को मिलना चाहिए, क्योंकि मताधिकार का आधार अगर संपत्ति को बनाया जाता है तो यह गलत हो जाएगा। अगली बात, प्रत्येक नागरिक को कुछ समान अधिकार, समान से यहाँ तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को वो अधिकार विशेष मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर समान शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक नागरिक को कुछ समान अधिकार जन्म से मिलना चाहिए, जिनके अतिक्रमण का अधिकार या जिनको छीनने का अधिकार किसी भी स्थिति में किसी को नहीं मिलना चाहिए। सरकार को हमेशा नागरिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं रेडिकल विचारधारा की। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों के अनुसार सरकार का स्वरूप, सरकार के स्वरूप का आधार देश की आबादी के बहुमत का समर्थन होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को मत देने का अधिकार विशेष रूप से मिलना चाहिए। रेडिकल विचारधारा ने कहीं ना कहीं महिलाओं का समर्थन करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाया। जमींदारों और संपन्न व्यापारियों को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगली बात, संपत्ति अर्जित करना गलत नहीं है। संपत्ति अर्जित करना गलत नहीं है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह संपत्ति अर्जित करे, लेकिन लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण गलत है। आइए अब बात करते हैं रूढ़ी विचारधारा के सिद्धांतों की। इस विचारधारा के अंतर्गत मूल रूप से वे लोग आते थे जो क्रांति से पहले की सोच को, नीतियों को और सामाजिक व्यवस्थाओं को सही मानते थे। आरंभ में ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ हुआ करते थे, अर्थात उदारवादियों और रेडिकल विचारधाराओं से ये सहमत नहीं थे।
धीरे धीरे इनके अंदर भी परिवर्तन समावेशित हुआ, अर्थात इनको भी लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। तो ये लोग धीरे धीरे सहमत हुए, लेकिन इन लोगों की दो शर्तें थीं। पहली शर्त थी कि अतीत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि अतीत ही है जो कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। दोबारा अतीत में की गई गलतियों को ना दोहराएं हम लोग, इसकी शिक्षा देता है हमारा अतीत। इसलिए अतीत को स्वीकारने की बात शर्त के रूप में इन लोगों ने रखी। दूसरी बात, बदलाव की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। मतलब आपको बदलाव लाना है, लाइए, अच्छी बात है, लेकिन अचानक से बहुत सारे बदलावों को स्वीकार करना भी कहीं न कहीं एक गलत परिणाम का द्योतक होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बार की तरह अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखते हुए रूसी क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।